ਪੰਜਾਬ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਾਇਲੌਗ ਵਿਦ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ ਆਜਮੀ। ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ ਆਜਮੀ ਉਰਦੂ ਹਿੰਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਪੋਇਟ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 17-18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ ਉਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ लिखा गया है कि उर्दू अदब और हिंदुस्तानियत, मतलब उर्दू अदब की हिंदुस्तानियत को क्या देन है, क्या उसका पिछोकड़ है, सारी बातें उसमें होंगी। और इसको ऑर्गेनाइज जो संस्था करने जा रही है वो संस्था है ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ। डॉक्टर खालिद साहब भी उसका हिस्सा रहेंगे, जहां पर आएंगे। स्टार्टिंग पॉइंट इस पे करते हैं क्योंकि लैंग्वेज, भाषाओं का जो सवाल है, जुबानों का जो सवाल है, बड़े लंबे समय से ये पॉलिटिकल चर्चा का भी हिस्सा रहता है हर समय किसी न किसी रूप में। डॉक्टर खालिद, सबसे पहले तो मैं, आप पंजाब आ रहे हो और मैंने आपका सुना भी है और कई और लोग भी कहते हैं, उर्दू जुबान का पंजाब के साथ लिंक क्या है, कैसे हम समझे उस सारे मामले को, पिछोकड़ है? देखिए, उर्दू के लिए दाग दहलवी ने कहा था, उर्दू है जिसका नाम सभी जानते हैं दाग, जहां में धूम हमारी जबां की है। तो उस जबान की दुनिया में और पंजाब में भी है। पंजाब का उर्दू से संबंध ये है कि असल कहा जाता कि उर्दू पैदा हुई दिल्ली और एतराफ। एतराफ का मतलब कि दिल्ली और उसके आसपास में पैदा हुई। तो एक दरगाह निजामुद्दीन औलिया की थी, दूसरी पंजाब में पानीपत में अबू अली शाह कलंदर की दरगाह से उर्दू की पैदाइश हुई। ये जो निजामुद्दीन औलिया के शागिर्द थे अमीर खुसरो, उनका आना जाना अबू अली शाह कलंदर के पास होता था और उस जमाने में पानीपत पंजाब का ही हिस्सा था। तो वहां से उर्दू पैदा हुई और जवान हुई, दिल्ली और आसपास पैदा हुई, जवान हुई दक्कन मतलब हैदराबाद में, और इसको सुहागन बनाया गया लखनऊ में, श्रृंगार लखनऊ में हुआ। इसकी जो नफासत और सलासत ये चीजें लखनऊ में डाली गई। लेकिन उर्दू अपने पैदा होने के बाद से, अगर असल ईमानदारी की बात की जाए, दिल्ली ने तो पैदा कर दिया, हैदराबाद ने जवान कर दिया और लखनऊ ने यानी कि उस अवध के दयार ने उसे सुहागन बना दिया। लेकिन उसके खाने पीने की जो प्रॉब्लम थी वो वक्तन बावक्तन पंजाब ने ही दिया। और उर्दू जब भी बीमार पड़ी, पंजाब ने एक हकीम बनके उसके दवाओं का इंतजाम किया। देखिए, इसकी मिसाल है, एक लंबा पंजाब से उर्दू का संबंध है। हफीज जालंधरी हो, साहिर लुधियानवी हो, फैज अहमद फैज, अहमद नदीम कासमी, हबीब जालिब, मुनीर नियाजी, अर्श मलसियानी, कुलतार सिंह विर्क और जोश मलसियानी, लभू राम, शिव कुमार बटालवी, प्रेमवार वर्तनी, ऐसे इतने नाम है कि शायद। और देखिए, कहा जाता 5 पिलर्स ऑफ उर्दू फिक्शन। उर्दू फिक्शन के 5 स्तंभ हैं: प्रेमचंद, मंटो, राजेंद्र सिंह बेदी, किशन चंदर और इस्मत चुगताई। अब 5 पिलर में उर्दू के देखिए, प्रेमचंद यूपी से और इस्मत चुगताई यूपी के बदायूं के। लेकिन जो 3 मजबूत पिलर हैं, सादत हसन मंटो लुधियाना के थे और राजेंद्र सिंह बेदी गुजरावाला, किशन चंद्र सियालकोट। तो पंजाब में जो उर्दू पे काम हुआ, और वो चाहे वारिस साहब, बुल्ले शाह या जो है अपने वारिस शाह, बुल्ले शाह, जितनी सुल्तान बाहू की दरगाह या ये सरहिंद वाले, हर दरगाहों में भी उर्दू की परवरिश की गई। और ऐसा नहीं कि सिर्फ पीरों ने किया, उनके मुरीदों ने, उनके भक्तों ने, उनके साथ रहने वालों ने। आप बताइए, पंजाब में गुरु नानक देव जी के जमाने से गुरु रामदास जी के जमाने में भी उर्दू और पंजाबी की स्क्रिप्ट एक ही थी, शाहमुखी जिसे कहा जाता था। ये शायद गुरु अर्जुन देव सिंह के जमाने में ये जो है गुरुमुखी बनी, पहले शाहमुखी थी। तो उर्दू और पंजाबी का साथ ऐसे ही है कि जैसे शीरो शक्कर, जैसे चीनी को दूध में जब मिला दिया जाए तो वो अलग करना मुश्किल है,
तो उर्दू से पंजाबी को अलग करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। यदि हम देखें कि किसी न किसी रूम में खास तौर पे ये कब हुआ कि जुबानों को मजहब से जोड़ दिया गया, जैसे पंजाबी को नॉर्मली जोड़ दिया गया सिखों से, उर्दू को जोड़ दिया गया मुसलमान वर्ग से, हिंदी को हिंदुओं से जोड़ दिया गया, ये कब से चला है ये चलन, और इसका लॉस क्या हुआ है, मतलब ओवरऑल हम जब देखते हैं एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने में? देखिए जबान किसी मजहब की नहीं होती, जबान अवाम की होती है। उर्दू सिख बोलना चाहे, पंजाबी हिंदू बोलना चाहे, संस्कृत मुसलमान बोलना चाहे, जबानों भी किसी का इजारा तो नहीं। देखिए एक शायर हुए थे पंजाब के, आपने सुना होगा, बहुत बड़े शायर थे, कुंवर महेंद्र सिंह बेदी शहर। उनका एक शेर था और पूरे पंजाब में पहुंचाना चाहूंगा, महेंद्र सिंह बेदी जैसा शेर किसी का नहीं था, कि इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं। हमीर साहब आप भी देखिएगा, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। मुसलमान का मोहम्मद को जो अपनाना चाहे अपना ले, गुरु नानक जी को जो अपनाना चाहे अपना ले, कृष्ण को आज जन्माष्टमी है जो चाहे अपना ले। तो उर्दू ने देखिए कभी मजहब परस्ती की बात नहीं की। 1700 कुछ सदी में नजीर अकबर आबादी एक शायर हुए थे आगरा के, 22 नज़में उन्होंने होली पे लिखी, 12 नज़में दिवाली पे लिखी। कृष्ण जी की पैदाइश से लेकर उनके आखिरी उम्र तक हर पड़ाव पे एक नज्म उन्होंने उर्दू में लिखी। और यहां तक कि बलदेव जी के मेले पे भी लिख दिया, मेला है झमेला है आज बलदेव जी का मेला है। कृष्ण जी के लिए भजन लिखते हैं नजीर कि क्या क्या कहूं मैं बंसी बजैया की बात है, कैसे कहूं कि कृष्ण कन्हैया की बात है। और अल्लामा इकबाल जो पंजाब के थे, उन्होंने तो राम को इमाम हिंद कह दिया, हिंद का इमाम कहा राम को उर्दू में। गुरु नानक देव जी के लिए अल्लामा इकबाल ने कहा कि फिर उठी तौहीद की एक सदा पंजाब से। तो गुरु नानक जी की शान में एक कसीदा अल्लामा इकबाल ने लिखा, राम की शान में लिखा। अब ब्रिज नारायण चकबस्त एक उर्दू के लखनऊ के बड़े शायर थे, उन्होंने रामायण का शार्ट रूप उर्दू में लिखा कि रुखसत हुआ वो बाप से लेकर खुदा का नाम, राह वफा में मंजिल अव्वल हुई तमाम, मंजूर था जो माँ की जियारत का इंतजाम, आंखों से अश्क पोंछ के दिल से किया सलाम। तो उर्दू तो किसी मजहब की जबान थी ही नहीं जी, किसी मजहब की जबान नहीं, उर्दू सबकी जबान है जी। जी। जो बेसिकली आपका स्लोगन है, जब थीम है, जो जैसे उर्दू और उसका जो हिंदुस्तानियत को क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या देन है, जब मैं पूछूं पिछले लंबे समय से ओवरऑल हिंदुस्तानियत का जो कॉन्सेप्ट था? देखिए उर्दू जबान नहीं है सिर्फ, उर्दू एक मुकम्मल तहजीब है, उर्दू एक कल्चर है, उर्दू जिंदगी में अदब और तहजीब सीखने का तरीका है, उर्दू मुकम्मल एक तहरीक है, सिर्फ जबान तक बांधना नहीं है। जैसे देखिए हिंदुस्तानियत को कैसे फरोग दिया। अब हिंदू कहते हैं नमस्कार, मुसलमान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, हमारे सरदार भाई कहते हैं सत श्री अकाल जी। तो नवाब वाजिद अली शाह ने कहा कि नहीं, ये सब यार ऐसा स्लोगन होना चाहिए, ऐसा सलाम कलाम होना चाहिए कि पता ही ना चले कि किस जात किस धर्म का है। तो वाजिद अली शाह ने अस्सलाम वालेकुम को खत्म किया। उन्होंने कहा आदाब, आदाब का मतलब अदब का प्लूरल, मतलब हम बहुत सा आपको अदब देते हैं। तो देखिए सबसे बड़ी हिंदुस्तानियत तो यहीं से पैदा हो गई उर्दू की, कि उसने जो मजहबी नारा था उसे खत्म करके आदाब का दे दिया। आदाब ये हिंदुस्तानियत की पहचान है। और जंगे आजादी की लड़ाई में उर्दू के नारों पे आजादी की लड़ाई लड़ी गई। शहीद आजम भगत सिंह जिनको हम सलाम करते हैं, उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। प्योर उर्दू है इनकलाब, आज तक इनकलाब की हिंदी नहीं मिली। और जिंदाबाद भी उर्दू है, शहीद आजम ने यही नारा दिया। और ये नारा शहीद आजम को किसने दिया था? मौलाना हसन मोहानी एक शायर थे, उन्होंने गिफ्ट के तौर पे कहा कि भगत सिंह साहब को, तब तो शहीद नहीं थे,
बोले भगत सिंह साहब आप नौजवान इस नारे को आप लगाइए। तो वो जो है मौलाना अशरफ मोहानी वही है जो चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अपनी आशिकी का वो जमाना याद है। तो हसरत मोहानी ने सबसे पहले इस नारे को भगत सिंह को गिफ्ट कर दिया। अब जय हिंद, देखिए हिंदुस्तान, हिंद, जय भारत तो नहीं कहा ना सुभाष चंद्र बोस जी ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, उर्दू का कंट्रीब्यूशन था। ये नहीं कहा कि तुम मुझे रक्त प्रदान करो मैं तुम्हें स्वतंत्रता दूंगा। तो कदम कदम पे उर्दू ने हिंदुस्तानियत की हिफाजत की है। और उर्दू और हिंदुस्तानियत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उर्दू में हिंदुस्तानियत है और हिंदुस्तानियत में उर्दू है। और उर्दू किसी की जागीर नहीं, मजाक से इसे जोड़ना सरेसर गलत है। हम आज देखते हैं जो पंजाब में, पूरे हिंदुस्तान में उर्दू से लोग दूर हो रहे हैं, लेकिन पंजाब को हम सलाम करते हैं कि वो उर्दू की हिफाजत पे उतर आया है। इसलिए हमने कहा है, लोग कहते हैं उर्दू खत्म हो रही है, मिट रही है, जा रही है। नहीं, मुल्क में रहते हैं तहजीब बचाने वाले, खास करके पंजाब के लिए कह रहे हैं। मुल्क में रहते हैं तहजीब बचाने वाले, खुद ही मिट जाएंगे उर्दू को मिटाने वाले, और जान देकर भी बचाते रहेंगे उर्दू को जब तक जिंदा है साहिर के घराने वाले। साहिर का घराना मतलब पंजाब का घराना, साहिर लुधियानवी का घराना। तो अब पंजाब वालों ने उर्दू को संभालने की जिम्मेदारी ले ली है। अब किसी को उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। और पंजाब हिंदुस्तानियत की मिसाल है। पंजाब उर्दू की जमीन है, पंजाब वलियों की जमीन है, पंजाब सूफियों की जमीन है। एक लंबी फहरिस्त देखिए ना, बाबा फरीद, वारिस शाह, बुल्ले शाह, सुल्तान बाहू और वो सरहिंद शरीफ के, मतलब इतने। आप देखिए पंजाब की हिंदुस्तानियत को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। जब गुरु रामदास ने दरबार साहब बुनियाद रखवाई, साईं मियां मीर से रखवाई, तो इससे बड़ी हिंदुस्तानियत क्या हो सकती है? पंजाब जिसकी मिसाल है जी। जब जुबान सत्ता की जुबान होती है, सत्ता के साथ जुड़कर काम करती है, कोई कुलीन जुबान, जैसे संस्कृत को बोला जाता है कोई कुलीन की हो गई थी, मास्टर से टूट गई। एक जमाने तक उर्दू भी मतलब जुबान रही है किसी ना किसी रूप में। और ये मास्टर से कब जुड़ी? आप कहीं बात कर रहे थे, मैंने सुना था कि ये अवाम से जुड़ी, तब से आकर इसका और ज्यादा लोगों में जड़ें मजबूत होगी किसी ना किसी रूप में। अगर जबान सरकारी दफ्तरों तक महदूद कर दी जाएगी तो जबान खत्म हो जाएगी। जबान अवाम की होती है। उर्दू ऐसी जबान है जिसके पास अपना कुछ नहीं है। उर्दू के पास अगर एक टेबल पे उर्दू के लफ्ज बिखेर दिए जाए कि आप हर जबान अपने लफ्ज ले जाए, तो उर्दू के पास कुछ नहीं। बेसिकली जो बुनियाद उर्दू की है, देखिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीन चीज होती है उर्दू में। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अरबी, फारसी और तुर्की के हैं। और वर्ब जो है हिंदुस्तानी जबानों का है, खड़ी बोली का है, पंजाबी का है। जैसे जाता है, खाता है, सोता है, रोता है, ये सब मिलजुल के पंजाबी भी उर्दू में है और पंजाबी में उर्दू है। खड़ी बोली भी उर्दू में खड़ी बोली है। उर्दू की बेसिकली जो बुनियाद थी वो ब्रज भाषा से पड़ी। क्योंकि ब्रज इसलिए कि अमीर खुसरो पटियाली के थे एटा, तो पटियाली ब्रज का एक पार्ट है, समझे सर? तो इसलिए ब्रज भाषा का प्रभाव ज्यादा पड़ा। और कुछ लहजा पंजाबियत भी बहुत उर्दू में है। क्योंकि देखिए आप जब यहां से निकलिए पानीपत से, तो पटियाला, लुधियाना, जालंधर, अमृतसर होते हुए सियालकोट, गुजरावाला तक चली जाती है। कराची में नहीं उर्दू है। जो पाकिस्तान का पंजाब है वही उर्दू मजबूत है। कराची में उर्दू का कोई लेना देना नहीं है। और पंजाब में तो उर्दू की जो, अब आपने कहा जैसे सत्ता के साथ, हाँ देखिए उर्दू जो है सरकारी जबान मुगलों के जमाने तक तो नहीं रही। 1857 तक फारसी थी सरकारी जबान। लोग कहते थे ना, पढ़े फारसी बेचे तेल, तो फारसी सत्ता की जबान थी। 1857 के बाद जॉन गिलक्रिस्ट, जो कलकत्ता में लॉर्ड विलियम कॉलेज के प्रिंसिपल थे, तो उन्होंने कहा कि उर्दू को अब जो है सरकारी जबान बनना चाहिए। तो मीर अमन ने
पहली किताब जो उर्दू में अफसानों की, शायरी में तो खुसरो थे, मीराबाई भी थी शायरी में, लेकिन अफसानों की, फिक्शन की जो किताब थी, उन्होंने 1000 अरेबियन नाइट्स थी ना, अलिफ लैला, तो जी। उसको 1000 दास्तान के नाम से मीर अम्मल ने कंपाइल किया, उर्दू की किताब। फिर वहीं से कलकत्ता से ही पहला अखबार जामे जहां नुमा, 1800 सन नहीं याद है, उर्दू का पहला अखबार निकला। फिर 2 साल में 7 हो गए, फिर 4 साल में 28 अखबार निकलने लगे उर्दू के। तो मुगलों के जमाने तक उर्दू सरकारी जबान नहीं थी, तो जब अखबारों में उर्दू छपने लगी तो वो आवाम की जबान बन गई, क्योंकि आवाम तो अखबार पढ़ती है। आज हम कोई जबान बोले, देखिए हिंदी भी हम बोलते हैं तो वो शुद्ध हिंदी नहीं है। हिंदुस्तान में जो जबान बोली जाती है उसमें 80% उर्दू होता है। लोग कहते हैं कि हम बहुत कमजोर हो गए हैं। कमजोर उर्दू, कोई ये तो नहीं कहता कि हम दुर्बल हो गए। लोग कहेंगे कि ये चीनी कम दीजिएगा, कम तो उर्दू है। हिंदी में कहते हैं अल्प मात्रा में दीजिए। तो हिंदी लिखने की जबान हो सकती है, राजकीय जबान हो सकती है, लेकिन दावे के साथ हम कह सकते हैं कि आम बोलचाल की जबान उर्दू ही है। अब पंजाबी में भी कहते हैं, अब कहते नहीं, जो ज्यादा क्या मजबूरी थी, मजबूरी कहते हैं कि नहीं कहते हैं। हाँ, तो मजबूरी। तमाम उर्दू के लफ्ज पर हाँ पंजाब में बोले जाते हैं। और ऐसा नहीं, हम लोग खालिस उर्दू पढ़ने वाले हिंदी भी बहुत अच्छी जानते हैं, क्योंकि स्कूलों में मीडियम हिंदी रहा। लेकिन यकीनी तौर पे कह सकते कि पंजाबी बोल तो नहीं पाते, लेकिन आप कुछ भी बोले तो उसे पूरा का पूरा हम समझ जाते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। और उसकी वजह कि खास उर्दू का असर है पंजाबी पर। अब बताइए संस्कृत क्यों खत्म हो गई? क्योंकि संस्कृत आवाम नहीं बोलती, संस्कृत के प्रचार किए जाते कुछ नहीं, लेकिन उर्दू, भाई शायरी तो ऐसी चीज है ना कि कई पेज की बात आप 2 लाइनों में कह जाते हैं। जैसे कि मगज को बाग में जाने न दीजिए, नाहक कत्ल परवानों का होगा। इस पे आप चाहें तो मगज का मतलब शहद की मक्खी, बाग में जाने न दीजिए, नाहक कत्ल परवानों का मतलब शहद की मक्खी को बाग में मत जाने दीजिए। अगर गए तो वो फूलों का रस लाएगी, शहद बनाएगी, मोमबत्ती जलेगी, तो उसमें परवाने जल के मरेंगे, पतंगे मर जाएंगे। तो देखिए 2 लाइन में कितनी बड़ी बात उर्दू में कह दी गई। और उर्दू शायरी के अलावा शायरी, जो खूबसूरती है शायरी की, वो उर्दू में है। और पंजाबी इसके बहुत करीब है। अब जैसे गुलाम अली साहब कहते हैं, दसनी शराब नी बोतलें कभी नहीं, और मैनू त्वाडा पीने की त्वाडा मैनू पी, ऐसे कुछ कहते हैं। तो शायरी तो उर्दू के बाद अगर हिंदुस्तान में किसी जबान में होती है तो पंजाबी में होती है। और जब हमारे कंट्री में जैसे लैंग्वेज बेस्ड स्टेट बना दी, एक 1953 में कमीशन बना, 56 में बना, पंजाबी भी स्ट्रगल करते रहे इस एंगल से बड़े, जहां भी एक स्ट्रगल चली ऐसे, जैसे एक कम्युनिटी ने, खासतौर से एक अप्रोच ने लिखाया कि आप पंजाबी मत लिखाओ, है ना, पंजाबी होते हुए भी ये एक कैंपेन चलाई कि पंजाबी मत लिखाओ इस एंगल से। 1947 से तो पहले पंजाब में बेसिकली पढ़ाई भी उर्दू जाती थी और नॉर्मल स्क्रिप्ट भी वो रहती थी उस एंगल से, तो सत्ता के एंगल से। जब से 47 से लागू हुए तब से ये पंजाबी में भी संस्कृताइज थोड़ा शब्द ज्यादा आने लगे हैं किसी ना किसी रूप में, सिलेबसों में भी, बाकी जगह भी। और आप कह रहे हैं कि सत्ता से बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता, पर ये डिमांड लगातार होती है हर समय कि इसको राजभाषा का दर्जा दो, ऐसे करो, वो करो। इट मीन सत्ता का अपना एक असर तो रहता ही है ना जुबानों पे किसी ना किसी रूप में। हाँ देखिए, सत्ता का असर तो रहता है, वो अपने दफ्तर में कागजों पे उतार सकते हैं, आवाम को जबरदस्ती नहीं। भाई हिंदी को लोग कहते हैं राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा कोई है ही नहीं संविधान में, कामकाज की भाषा है हिंदी, जो हमारी राजभाषा कह सकते हैं, राष्ट्रभाषा नहीं, मतलब सरकारी कामों की भाषा। लेकिन आप देख रहे हैं सरकार ने सब कुछ कर लिया, साउथ के किसी स्टेट में, नॉर्थ ईस्ट में हिंदी नहीं लिखी जाती ना बोली जाती है, सब कुछ कर लिया, नहीं बोली थी। पाकिस्तान में तो हमारे रिश्तेदार बताते हैं कि अगर वहां उर्दू में आप थाने में एप्लीकेशन दे देंगे तो मुंह पे फेंक देता है सच्चो, बता थोड़ा पंजाबी नहीं आती कि उर्दू लेके चला आया। पंजाबी बोलते तो तो वो पंजाबी पंजाबी है।
हाँ नहीं, वो हमारे मौसा है, वहां कहते हैं कि वहां तो उर्दू में जैसे लिखना गुनाह है, उर्दू में हमने दे दिया, तो ऐसे चम्मू पे थोड़ा पंजाबी नहीं आती चलाया। तो वहां के आवाम को आप सरकार चाह के भी उर्दू नहीं बोलवा पा रही है, उर्दू नहीं लिखवा पा रही है। सरकार कोशिश करती है, बड़े बड़े प्रचार करती है। और देखिए उर्दू इसलिए बहुत मकबूल है कि उर्दू हर जबान को अपना लिबास मानती है। हिंदी में सबकी हिंदी पैदा की जाती है, उन्हें कंप्यूटर को कंप्यूटर ही मान लिया, हिंदी ने इसका नाम रख दिया संगणक। तो कोई संगणक कहता है ऐसा? उर्दू ने लाउड स्पीकर को लाउड स्पीकर ही माना, हिंदी ने इसका नाम रख दिया ध्वनि विस्तारक यंत्र। तो जिस जबान में बहुत कठिन शब्द डाले जाएंगे वो जबान खत्म हो जाती है। उर्दू इसलिए मकबूल है, अवाम में मकबूल है, हर दिल में धड़कती है कि उर्दू पंजाबी हो, मराठी हो, गुजराती हो, जिसके शब्द अच्छे हैं लेके चलेंगे। देखिए एक लफ्ज है लहू, लहू आप जानते हैं ना, खून को कहते हैं। जी जी, लहू संस्कृत का शब्द है, फारसी अरबी का नहीं, उर्दू का नहीं है, उर्दू में आ गया। तो उर्दू ने उसे ऐसा अडॉप्ट किया कि अब लहू लगता है कि उर्दू का शब्द है। तो हिंदी वाले नाराज होकर लहू अपने डिक्शनरी से हटा के रक्त लिखने लगे। रक्त, उर्दू जो भी मिल जाता है उसको गले लग जाती है। जैसे चूंकि उर्दू सूफियों की जबान है ना, इसके विकास में सूफियों का ज्यादा रोल रहा है। तो सूफी तो आप तो जानते हैं ना, हिंदू ना मुसलमान ना सिख ना ईसाई, गुरु नानक देव जी भी सूफी थे, उनसे क्या मतलब था हिंदू मुसलमान से, जो मिलता था उसको गले लगा लेते थे। उसी तरह से उर्दू सूफियों की जबान होने के नाते जिस भाषा के शब्दों को पाती अपने पास समेट लेती है, हमारे अंदर चले आओ। अब आप जब ये कॉन्फ्रेंस है चंडीगढ़ में, आप उस कॉन्फ्रेंस के एंगल से क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो जो उसका थीम है उसको देखते हुए? देखिए ये ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। ये माइनॉरिटीज के एजुकेशनल अवेयरनेस के लिए बनाई गई है कि एजुकेशनल अवेयरनेस कैसे आए माइनॉरिटीज के अंदर। क्योंकि ऐसा नहीं हम सबको चाहते हैं अवेयर हो, लेकिन माइनॉरिटीज के लोग कम अवेयर हैं मेजॉरिटी के बनिस्बत। आप तो इस बात को कबूल कर, तो तंजीम इंसाफ उसी के लिए बनी है, उसकी नेशनल काउंसिल हो रही है। उसमें एक शर्त रखा गया है उर्दू अदब और हिंदुस्तानी। उर्दू असल में माइनॉरिटी की जबान है, जितनी मुसलमानों की है उतनी सिखों की, उतनी हिंदुओं की। लेकिन हिंदू हजरात उर्दू के लिए फिक्रमंद नहीं है, क्योंकि वो बड़ी तादाद में है। लेकिन सिख और मुसलमान उर्दू को बचाने के लिए अपनी मुहिम में लगे हुए हैं, और इसी मकसद से इसको पंजाब में रखा। क्योंकि अब हर जगह सिर्फ माइनॉरिटी का मतलब मुसलमान नहीं होता, सिख भी बराबर के हकदार है ना उसमें। तो अगर माइनॉरिटी में मुसलमान आगे बढ़ के काम कर रहा है तो सिख भी कंधे से कंधा मिलाएंगे, वहां से एक मैसेज जाएगा पंजाब से। और इसका मकसद यही है कि जो उर्दू जबान है ये माइनॉरिटी की जबान है, और उर्दू जबान ने हिंदुस्तान के फरोग में, हिंदुस्तानियत के विकास में क्या किरदार अदा किया है, इस पे बातचीत करनी है हमें। और उस मैसेज को आम पंजाब के जरिए, हमें नहीं कहते पंजाब तक, पंजाब के थ्रू पूरी दुनिया में फैलाना है कि उर्दू और हिंदुस्तानियत का क्या ताल्लुक रहा है। बहुत बहुत मेहरबानी। और इसी को लेकर जब आप आएंगे शायद तब भी हमारी मुलाकात बैठ के हो सके, ऑनलाइन की बजाय जब चंडीगढ़ में आओगे आप। एक बात तो जरूर है कि जुबानों को जब आप मजहब से जोड़ देते हो तो जुबान का नुकसान ही नहीं केवल होता, तो देश का भी होता है, लोगों का भी होता है। जैसे 47 से जी जी पहले जी जो जो उर्दू के शब्द आते थे हमारी पुरानी पीढ़ी को, सभी को, वो अब नहीं को कई बार नहीं आते हैं, वो शब्द भी कम जी होते जी। जा रहे हैं किसी ना किसी रूप में। और अरे आजकल एक पहले अच्छी चीज आती, पंजाब की मैं ये आपको एक अच्छी चीज बताता हूँ कि जहाँ बहुत सारे लोग आज वहां का लिटरेचर पाकिस्तानी पंजाब का पढ़ने के लिए सामुखी सीखने लगे हैं, ताकि वो स्क्रिप्ट पढ़ सके सामुखी में, जो पंजाबी स्क्रिप्ट वहां भी होगी उस एंगल से। ये इंटरेक्शन बढ़ रहा है देखिए खासतौर से टेक्नोलॉजी के रूप में भी। और पहले आती थी आज हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पे नहीं आती। तो हंसी इसलिए नहीं आती कि अब देखिए पंजाब में माहौल हमारे जानने वालों में
धर्मेंद्र सिंह हटा के उन्होंने धर्मेंद्र शाहिद नाम कर दिया अपना। प्रदीप सिंह हटा के तरकश हो गए। मुकेश सूद हमारे दोस्त हैं लुधियाना के, उन्होंने अपना नाम बदल के मुकेश आलम कर दिया। तो एक पंजाब के जिगर की बात है कि उर्दू से ऐसा मोहब्बत पंजाब वालों को है कि उर्दू के शब्द अपने नाम में जोड़ रहे हैं। वो अपने धर्म मजहब, जहां धर्म और मजहब की आंधी चल रही है, वहां पंजाब के लोग धर्म मजहब को हटा करके उर्दू को अपने सीने से लगा रहे, अपने नामों में जोड़ रहे हैं। हम पंजाब की जमीन को सलाम करते, उस जमीन को सलाम करते हैं जिसने शाहिर और अल्लामा इकबाल, फैज अहमद फैज, मंटो जैसा राइटर, राजेंद्र सिंह बेदी, किशन चंद्र और हरिचंद अख्तर जैसे, लभू राम जोश मल्सियानी, अर्श मल्सियानी जैसे तमाम शायर और अदीब को पैदा किया। ऐसी सरजमीन को हजारों लाखों नहीं करोड़ों सलाम हम करते हैं, इस सरजमीन को। बहुत बहुत शुक्रिया। आज का बातचीत यही हम खत्म करते हैं। आगे फिर ऐसे सब्जेक्ट लेके, विषय लेके और जहाँ शख्सियतों के साथ फिर हाजिर होंगे। बहुत बहुत मेहरबानी। तुझे देखते रहो पंजाब टेलीविजन।